हेलो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट टॉपिक SN1 रिएक्शन इन एल्काइल हैलाइड के बारे में, जो कि एल्काइल हैलाइड सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है और SN1 एंड SN2 रिएक्शन इन एल्काइल हैलाइड का लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। डिस्कस करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, SN1 एंड SN2। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे SN1 रिएक्शन इन एल्काइल हैलाइड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए SN जो है SN1, उसमें S जो है रिप्रेजेंट करता है सब्स्टिट्यूशन को, SN का जो N रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियोफिलिक, 1 रिप्रेजेंट करता है या बताता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज यूनिमॉलिक्यूलर। इसको हम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर भी बोलते हैं। SN1 को हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर उसे देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। अगर थोड़ा सा बताया जाए तो न्यूक्लियोफिलिक यानी कि न्यूक्लियोफाइल से लिया गया है। न्यूक्लियोफाइल ऐसी स्पीसी होती है, ऐसी क्या होती है, ऐसी स्पीसी होती है जो लवर ऑफ न्यूक्लियस की लवर होती है। इसके पास एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस की लवर इसलिए होती है क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगी। सब्स्टिट्यूशन जो है, अगर उसको बताया जाए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होती है जिसमें एक ग्रुप कंपाउंड के अंदर आता है और एक ग्रुप उसी कंपाउंड से बाहर जाता है, तभी तो बोलेंगे कि सब्स्टिट्यूशन हुआ है। यानी कि कोई फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड के अंदर आया और कोई फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड से बाहर गया उसके बदले में। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल हम ले लें कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, तो जैसे क्लोराइड आयन को एल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाया तो बनेगा यहाँ पे क्या, RCl प्लस OH निगेटिव। वहाँ पे हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे Cl है, Cl अटैक करेगा बॉन्ड पे, उसको ब्रेक करेगा, हाइड्रोक्सी आयन को रिमूव कर देगा और वहाँ पे आके अपने अटैच हो जाएगा। यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन आपके Cl निगेटिव आयन की वजह से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, बदल दिया जाएगा। इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल है, हाइड्रोक्सिल क्या है, लिविंग ग्रुप है। एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो नए न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन होना, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल अंदर आता है तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ से बाहर निकलता है। इसको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे जो नया टर्म है वो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर क्यों बोलते हैं, इसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता क्या है। इन SN1 मेनी स्टेप ऑफ रिएक्शन आर इन्वॉल्व, द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी कि जो SN1 रिएक्शन है या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, उसमें उस रिएक्शन में कई स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। उस स्टेप्स का जब जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है, यानी कि रिएक्शन जिस स्टेप में सबसे स्लो होती है, उस स्टेप को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, अभी आगे डिस्कस करेंगे कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होती है। जैसे ये रिएक्शन हमने लिया तो सबसे पहले यहाँ पे RH है तो R और X के बीच का बॉन्ड टूटेगा। ठीक, उसके बाद H2O का मॉलिक्यूल इसके ऊपर अटैक करेगा। तो कई स्टेप्स इन्वॉल्व हुए। तो इस रिएक्शन की जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होगी उस स्टेप को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब बात करते हैं इसको हम यूनिमॉलिक्यूलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ओनली 1 मॉलिक्यूल आर इन्वॉल्व इन रिएक्शन एज ए रिएक्टेंट। जो आपका SN1 रिएक्शन है उसके रिएक्शन में केवल एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है एज ए रिएक्टेंट के रूप में। यहाँ पे आप एज ए एग्जांपल समझ सकते हैं, ये जो रिएक्टेंट है उसमें केवल एक मॉलिक्यूल ही इन्वॉल्व होता है, इसीलिए हम इसको यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं। यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, एज ए रिएक्टेंट के रूप में। इसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है।
और दूसरी बात है, इसलिए इसको हम फर्स्ट आर्डर रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि ये डिपेंड करता है एल्काइल हैलाइड पे, एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे, और एल्काइल हैलाइड किस टाइप का है। जैसे कि यहाँ पे एक्स जो है वो उसको अगर हमने क्लोराइड से सब्स्टिट्यूट किया है, फ्लोराइड से सब्स्टिट्यूट किया है, या आयोडाइड से, किस आयन से, यानी कि नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। इसका रेट जो है वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता है। ये नहीं कि वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे एक्ट करता है, वाटर एज ए सॉल्वेंट दोनों एक्ट करता है। तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल हो तो इसका रेट जो है न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है आगे हम डिस्कस करेंगे। जनरली बेसिक 3 टर्म्स, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यूनिमॉलिक्यूलर और फर्स्ट आर्डर रिएक्शन, यहाँ तक हमने डिस्कस किया। फिर से बता देता हूँ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रिएक्शन की वो स्टेप होती है जिसमें रिएक्शन सबसे स्लो होती है, यानी कि कई स्टेप वाली रिएक्शन में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप की रिएक्शन होती है उसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन इसको क्यों बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज यूनिमॉलिक्यूलर। तो यूनिमॉलिक्यूलर इसके रिएक्शंस में जो एज ए रिएक्टेंट होता है वो एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है एज ए रिएक्टेंट के रूप में, इसीलिए हम इसको यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं। फर्स्ट आर्डर रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, और इसका जो नेचर है फर्स्ट आर्डर रिएक्शन में जो एल्काइल हैलाइड है उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है, उसके कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, रिएक्टेंट कैसा है उस पर डिपेंड करता है। इसका रेट, रिएक्शन का रेट जो है वो आपके न्यूक्लियोफाइल मॉलिक्यूल पे यानी कि सॉल्वेंट पे कोई डिपेंड नहीं कर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आगे हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों नहीं होता है। चलिए कोई एग्जांपल लेके समझते हैं कि SN1 रिएक्शन इन एल्काइल हैलाइड में होता क्या है। तो मान लीजिए हो गया हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, हमने एग्जांपल ले लिया है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की हाइड्रोलाइसिस को लेके जैसे कि रिएक्शन हमने ले लिया RX इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, हमारा बनेगा यहाँ पे ROH प्लस X निगेटिव। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, यानी कि एल्काइल हैलाइड हमने यहाँ पे लिया, एल्काइल हैलाइड की हाइड्रोलाइसिस होना यानी कि एल्काइल हैलाइड का टूटना इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की उपस्थिति में आपके एल्काइल हैलाइड का टूटना। यहाँ पे हुआ क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, वाटर मॉलिक्यूल अटैक किया होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वाटर जो है एज ए सॉल्वेंट एक्ट करता है और एज अ न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करता है। अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे सॉल्वेंट की जगह कोई न्यूक्लियोफाइल होता है, कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इस वजह से वाटर एज ए सॉल्वेंट और वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल दोनों अटैक करता है। अब जो रिएक्शन होती है ये वाली वो बेसिकली 2 स्टेप्स में होती है। ये जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप्स में होती है, तो 2 स्टेप्स आर इन्वॉल्व। पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलेगा, जो आपका RX है, RX ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। यानी कि पहले स्टेप्स को हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अब स्टेप्स में हुआ क्या होगा, R और X के बीच का बॉन्ड क्या हुआ होगा, ब्रेक हुआ होगा, किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में, एज ए सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, तो बना होगा R पॉजिटिव प्लस X निगेटिव। ठीक है, कह सकते हैं कि द बॉन्ड बिटवीन R and X is breaks due to presence of a nucleophile and formation of carbocation।
ठीक है। अब ये वाली जो रिएक्शन होगी, यही रिएक्शन जो होती है वो स्लोवेस्ट, सबसे स्लो स्टेप की रिएक्शन होती है, सबसे स्लो स्टेप की रिएक्शन होती है। और सबसे स्लो स्टेप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। यानी कि इस रिएक्शन की जो पहली स्टेप होगी वही सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगी, और इसी स्टेप्स को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये रिएक्शन जो होती है वो रिवर्सिबल होती है। रिएक्शन क्या होती है? रिवर्सिबल होती है। सबसे पहले वाटर की एज ए सॉल्वेंट के प्रेजेंस में R और X के बीच का बॉन्ड टूटा, यहाँ पे R पॉजिटिव और X निगेटिव के फॉर्म में हुआ। अब स्टेप नंबर सेकेंड, दूसरे स्टेप में क्या होगा कि R पॉजिटिव के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो होगा क्या कि R प्लस या R पॉजिटिव, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल वाटर है, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, तो हम लिख लेते हैं न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक किया। तो बेसिकली बनेगा क्या? R और NU। या अगर यहाँ पे हम न्यूक्लियोफाइल को वाटर रखते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ROH, ठीक है, ROH का फॉर्मेशन होगा। तो हम एज ए न्यूक्लियोफाइल लेके समझते हैं, आगे एग्जांपल लेके समझेंगे कि ये रिएक्शन होती कैसे है, ठीक है। तो R और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक किया और आपके सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। यानी कि पहले स्टेप में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। पहली स्टेप जो होगी वो स्लोएस्ट स्टेप होगी। वाटर के प्रेजेंस में ये बॉन्ड दोनों ब्रेक डाउन होगा, इसी स्टेप को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलेंगे। दूसरे स्टेप में क्या होगा, आपका जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और लास्ट में आपका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए, जब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, जब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है तो उसमें न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक करता है? क्यों नहीं वापस से X निगेटिव आयन इसके साथ बॉन्ड बना ले, वापस से रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाए। तो न्यूक्लियोफाइल इस पर क्यों अटैक करता है? अगर हम वाटर को अटैक कराएं तो वाटर इस पर क्यों अटैक करता है, उसको हम आगे समझेंगे। चलिए कोई एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल लेके हम समझते हैं SN1 रिएक्शन के बारे में। ब्रेक डाउन ऑफ एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। चलिए कोई थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं जिसका ब्रेकडाउन होगा वाटर के प्रेजेंस में। तो थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड CH3 का होल थ्राइज C सिंगल बॉन्ड Cl, H2O के प्रेजेंस में ये देगा CH3 थ्राइज COH प्लस Cl निगेटिव। ये आपकी बेसिक जनरल रिएक्शन होगी। 2 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होंगे इस वाली रिएक्शन में। यहाँ से क्लोराइड आयन का ब्रेकडाउन हुआ होगा पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में वाटर एज ए सॉल्वेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इस पर अटैक किया होगा और आपके सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ हुआ है। तो इसमें इस वाली भी रिएक्शन में 2 स्टेप इन्वॉल्व होगी। 2 स्टेप्स आर इन्वॉल्व। स्टेप फर्स्ट, पहले स्टेप में क्या होगा? पहले स्टेप में CH3 CCl H2O के प्रेजेंस में ये देगा CH3 का होल थ्राइज C पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। वाटर एज ए सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा तो कार्बोकेटायन का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। थर्ड डिग्री यहाँ पे हमने क्या लिया है? थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया है। तो थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड मोस्ट स्टेबल होता है, तो हम कह सकते हैं स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ, स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ।
ये फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन की सबसे स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप है। इसको हम बोल सकते हैं ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ रिएक्शन है। SN1 रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल होता है, इसीलिए हम इसको यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं। सबसे स्लो स्टेप्स होती है, इसीलिए हम उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए स्टेप 2 में क्या होगा। अब स्टेप टू में हम ले लेंगे स्टेबल कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन ले लेंगे। चलिए इसको थोड़ा ब्रॉड में कर लेते हैं, CH3 यहाँ पे। अब वाटर जो है, वाटर एज ए सॉल्वेंट और एज ए न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह एक्ट करेगा। अब वाटर में जो आपका वाटर का में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो यहाँ पे अटैक करेगा, न कि आपका OH नहीं, वाटर का ही, वाटर के ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो यहाँ पे अटैक करेगा और आपके नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। CH3 वाटर यहाँ से जुड़ा, O दिया H और H यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक, अब अगले स्टेप में क्या होगा। अगले स्टेप में जो वाटर है, ये आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। वाटर एक्सेस अमाउंट में है, वो इस हाइड्रोजन को अपने अंदर खींच लेगा, क्योंकि वाटर एज ए सॉल्वेंट है और जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या यूज करते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो अगले स्टेप में होगा क्या, CH3 C और OH, CH3COH आपके सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। रिएक्शन समझ में आई। चलिए कुछ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस रिएक्शंस में जो आपका फर्स्ट स्टेप वाली रिएक्शन में जो हमने यहाँ पे एल्काइल हैलाइड यूज़ किया है, इस एल्काइल हैलाइड के बीच का जो बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी कि कार्बन और क्लोराइड C और Cl के बीच का जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो बहुत ही आसानी से ब्रेक हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड Cl। ठीक है, यानी कि कार्बन और Cl के C और Cl के बीच का जो बॉन्ड होगा वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ये जो रिएक्शंस होती है वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, यानी कि यहाँ पे डेल्टा H जो होगा कम होगा 0 से। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, डेल्टा H जो होगा वो कम होगा 0 से। अब देखिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। द बॉन्ड इज ब्रोकन बाई सॉल्वेशन ऑफ द कंपाउंड in protic solvent. Thus this step is slowest at all। जो आपका बॉन्ड ब्रेक होगा वो सॉल्वेशन प्रोसेस से होगा, यानी कि जो वाटर है, वाटर एज ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा, यहाँ पे आपका बॉन्ड को ब्रेक करेगा। और ये स्टेप्स जो होगी वो स्लोवेस्ट स्टेप एट ऑल, यानी कि पहली स्टेप जो होगी वो स्लोवेस्ट स्टेप होगी इस रिएक्शन की। अब देखिए यहाँ पे जो स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है, स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है पहले स्टेप्स में,
और यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल का भी फार्मेशन हुआ है। तो जो कार्बोकेटायन है और न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ा है कि ये रिवर्सिबल स्टेप है। तो वाटर मॉलिक्यूल यानी कि यहाँ पे सॉल्वेंट एज ए सॉल्वेंट या न्यूक्लियोफाइल ही इस पर क्यों अटैक किया है, क्यों नहीं वापस से आपका क्लोराइड भी न्यूक्लियोफाइल है, क्लोराइड भी न्यूक्लियोफाइल है, वो आपके यहाँ पे वापस से क्यों नहीं अटैक किया जिसकी वजह से ये रिएक्शन बन जाए, क्यों H2O ही अटैक किया है। देखिए ऐसा इसलिए होता है कि वाटर जो है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, यानी कि जितने भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं जैसे कि वाटर, अल्कोहल या एसिटिक एसिड या वो और भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हैं, ये सॉल्वेंट क्या करते हैं कि जो आपका यहाँ से Cl निकलेगा, यानी कि जो ये Cl आपका लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप जब यहाँ से लीव करेगा, निकलेगा और सॉल्वेंट में चला जाएगा, तो ये जो वाटर क्या करेगा, इसकी जो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है उसको सप्रेस कर देता है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को सप्रेस कर देता है, और इसके दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसको भी वीक कर देता है। इसी वजह से या इन दोनों के बीच में वापस से किसी भी टाइप की रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती है। अब रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है? देखिए SN1 का रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो जो SN1 का रिएक्शन का रेट है वो डिपेंड करता है एल्काइल हैलाइड के नेचर पे, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड पे, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड पे। यानी कि हम कह सकते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Rx, यहाँ पे 1। अब देखिए 1 जो है वो बताता है कि रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, क्योंकि इसका जो रेट है वो आपके केवल एल्काइल हैलाइड के नेचर पे ही डिपेंड करता है। अगर हम कहें कि इसका रेट जो है वो न्यूक्लियोफाइल के नेचर पे भी डिपेंड करता है तो ऐसा नहीं है। आपके SN1 का रिएक्शन जो रेट है वो केवल एल्काइल हैलाइड के ही नेचर पे डिपेंड करता है या एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। या अगर हम कहें रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को हम ऐड कर देते हैं तो ये पावर और ये पावर मिल के हो जाती है 2, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। यानी कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो केवल एल्काइल हैलाइड के नेचर पे ही डिपेंड करता है, न कि आपके न्यूक्लियोफाइल पे, ठीक है। अब देखिए जितना स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, यानी कि जितना स्टेबल या जितना जल्दी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही तेज होगा। यानी कि जो Rx है आपके एल्काइल हैलाइड में जो X है, इसमें हमने पहले भी डिस्कस किया है, सबसे स्टेबल आपका I है, उसके बाद Br है, उसके बाद Cl है और उसके बाद F है। तो हम मानते हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल I है। रीज़न क्या है इसको कई बार बता चुका हूँ। तो जितना स्टेबल आपको कार्बोकेटायन का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है उतना तेज़ आपके रेट ऑफ रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन, अगर हम Rx को 1 मोल लेंगे तो हमारी रिएक्शन 1 मोल की स्पीड से बढ़ेगी, या अगर 2 गुना लेंगे तो 2 गुनी स्पीड से 3 गुना लेंगे तो और तेज़ होगी, ठीक है। अगर न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन हम बढ़ाते जाते हैं तो इस पे रेट ऑफ रिएक्शन का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल पे रिएक्शन नहीं डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन केवल डिपेंड करती है आपके एल्काइल हैलाइड के नेचर पे या एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे SN2 रिएक्शन के बारे में।
वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। ओके, थैंक यू।